तो आज जो है अब हम हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। कल हमने देखा था कि मनेर में जो है ये बस गए थे, मनेर में थे और यहाँ इन्होंने जो है फिरदौसी सिलसिले के थे। बिहार में इनकी काफ़ी मान्यता है। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उसका आज भी विशेष महत्व है। तो मिली जुली संस्कृति वर्ड देखिए आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि जो सूफी संत थे तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संस्कृति यानी कि हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों को मिला जुला के और एक नई जो है भक्ति की नई धारा निकाली जो सूफी से ही जुड़ा हुआ है। तो सूफी आपने पढ़ा कि ये जो है एक प्रेम में विश्वास करते हैं, भक्ति, ठीक है, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम। तो ये ईश्वर को जो है कहते हैं कि ईश्वर या खुदा जो भी है वो उसको हमें प्रेम करना चाहिए। जैसे हम किसी बहुत अपने प्रिय व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो ईश्वर से भी हमें वैसा ही प्रेम करना चाहिए। तो देखिए ये क्या है कि थोड़ा सा जैसे कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में जैसे आयतें लिखी गई हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा लोगों में डर भी पैदा किया गया है, पाप का डर या अंतिम दिन, यानी उसको कहते हैं वो कयामत का दिन। तो कयामत का दिन कि जब नहीं, कयामत का दिन एक उनका है कि माने कि जब आप जो है माने कि एक मानते हैं कि हाँ, जब ऐसे मान लीजिए कि कहते हैं कि कयामत होगी जब ये दुनिया सब खत्म हो जाएगी, तो या इन जनरल कहिए कि माने कि जब आदमी मरता है, ठीक है, जनरल आदमी को समझ के लिए कि जब आप मरेंगे तो उस समय आपका जो हिसाब किताब किया जाएगा, आपने क्या काम किए हैं ज़िंदगी में किस तरह के, तो उस दिन आपका जो है फैसला किया जाएगा कि आपको अपने अच्छे काम आपने ज़्यादा किए तो आपको जन्नत भेजा जाएगा, और अगर आपने बुरे काम ज़्यादा किए होंगे तो आपको दोज़ख जो है नर्क जिसे हम हिंदी में संस्कृत में कहते हैं वहाँ भेजा जाएगा और तरह तरह की सज़ा दिया जाएगा। तो कुरान शरीफ में जो है एक तरह से चेताया गया है लोगों को कि देखो ऐसा गलत काम नहीं करो वरना जो है तुम्हें दोज़ख की सज़ा मिलेगी या ये दंड मिलेगा या वो दंड मिलेगा। तो और कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल एक अप्रोच था इस्लाम में कि लोगों को डराने का, धर्म को जो है डर से फॉलो कराने का सोच लोगों ने बना दिया था कि डर के कारण वो खुदा की इबादत करते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जो है कल को दोज़ख में जाना पड़ेगा या खुदा हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो वहाँ से एक बदल के सूफी संतों ने कहा कि हमें डरने की नहीं बल्कि प्रेम करने की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है। ईश्वर से हमें डरना नहीं है कि अगर हम ये करेंगे तो ईश्वर हमें ऐसी सज़ा देगा, अगर हम ये करेंगे तो ईश्वर ऐसी सज़ा देगा, बल्कि उससे हमें प्रेम करने की ज़रूरत है, भक्ति की ज़रूरत है। तो इस तरह सूफी संतों ने एक नई परंपरा चलाई और जिसमें कि हिंदू धर्म की भी बातें शामिल थी, उसके भी विचार थे, और इस्लाम में जो बातें हैं सिद्धांत कहे गए वो दोनों मिली जुली थी। तो भक्ति का समझिए कि इस्लामिक रूप जो है वो है सूफीवाद। जिस तरह हिंदू धर्म में भक्ति परंपरा आई कि जहाँ कहा गया कि श्रद्धा, डिवोशन, भक्ति शब्द ही है भक्ति, तो वहाँ कहा गया कि ये कर्मकांड और दिखावा और बहुत तरह के समाज में जो भेदभाव, इन सब से अलग हटके हमें ईश्वर पे श्रद्धा और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से सूफी संतों ने जो है कहा कि हमें उससे प्रेम करना चाहिए। हाँ हैं, क्या कह रहे हैं?
तो उसमें वो आपका वो जैक वाला सिस्टम नहीं होगा। वो उसको देखे नहीं थे कैसे उसमें ईयरफोन का सिस्टम है क्या है नहीं है? आप लिए थे तो उसको देखे नहीं थे उस समय ऑर्डर कर रहे थे तो? 3.5 mm जैक जो है ईयरफोन के लिए, तो इसमें अब आपका वो शायद ब्लूटूथ वगैरह से ही चलेगा। हाँ हाँ। तो बहुत सारे में अब नहीं दे रहा है जो है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा ब्लूटूथ वगैरह कॉमन हो गया है, तो इसलिए जो है एनीवे तो हाँ, तो इस सूफी परंपरा का जो है तो बिहार में इसको, इस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का कार्य मनेरी साहब ने किया। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा, संकीर्ण का मतलब नैरो, नैरो माइंडेडनेस, नैरो आउटलुक, तो इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया, यानी नैरो माइंडेडनेस, उसको पेरोकियल टेंडेंसी भी हम इंग्लिश में कहते हैं, कि जब हम सिर्फ अपने या थोड़ी सी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मैं किसी जाति का हूँ, मैं किसी धर्म का हूँ, तो मैं सिर्फ उसी धर्म के बारे में सोचूं, उसी जाति के बारे में सोचूं, या अगर पुरुष हूँ तो पुरुष के बारे में सोचूं, स्त्री हूँ तो सिर्फ स्त्री के बारे में सोचूं। तो यानी इस तरह की जो एक सोच होती है ना, उसको कहते हैं संकीर्ण विचारधारा या नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, नैरो, और इसका उल्टा होता है ब्रॉड माइंडेड, यानी कि जो सभी चीज़ों के बारे में सोचता है, जिसके खुले विचार हैं, है ना, तो हिंदी में उसे कहते हैं संकीर्ण विचारधारा। तो इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया, बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता की जगह समन्वयवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। तो इन्होंने जो है ये नैरो माइंडेडनेस को इन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं, हमें नैरो माइंडेड नहीं होना है। हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम में भी बहुत नैरो माइंडेडनेस था कि हमें शरिया के हिसाब से जीना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। तो इन्होंने कहा कि इन बातों को हमें छोड़ के जाति पाति को त्यागना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इस्लाम में भी कहीं ना कहीं एक तरह का जात पात आ गया था, जिसकी शुरुआत हुई कि इस्लाम में गुट बट गए सुन्नी और शिया। फिर सुन्नी में जो है बहुत तरह के, जैसे यहाँ है कि कोई सैयद है, कोई अशरफ है, कोई कुरैशी है, कोई अहमद है, ठीक है, इस तरह से कोई खान है। तो उनका भी ये जो है, जो उपनाम, जो टाइटल, ये एक तरह से जाति बन गए। इनका भी एक समाज में एक इनका मतलब कि हायरार्की हो गया कि खान और सैयद को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, कुरैशी जो है सबसे नीचे उनको ये किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये जाति पाति, और इन्होंने, दूसरी बात है कि सूफी ने सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी, मैंने कहा सूफी जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही वो कहते थे, जो भी बात कहते थे। तो हिंदुओं में तो जात पात थी ही, इस्लाम में भी जात पात थी एक तरह से। तो उन्होंने कहा कि जात पात को इन्होंने रिजेक्ट किया, धार्मिक कट्टरता की जगह है समन्वयवादी संस्कृति। इन्होंने कहा कि हमें रिलीजियस फैनेटिक नहीं होना है, रिलीजियस हमें ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है, बल्कि हमें जो है एक मिलजुल के जो है समन्वयवादी, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन कहें, जो कहें कि सब हमें धर्म को एक दूसरे से मिल के रखना चाहिए। ठीक है, ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए, उसमें हमें कट्टरता नहीं लानी चाहिए, है ना, कि मैं कहूँ कि अरे भाई ऐसा और वो कहे कि ऐसा और दोनों लड़ रहे हैं, नहीं। उन्होंने कहा कि हमें मिलजुल के, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म हैं और दोनों में जो है ऐसा है कि अपना अपना कुछ बातें हैं, तो हमें उसको मिलजुल के निभाना चाहिए। इनके प्रयास से फिरदौसी सिलसिले को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। तो इन्होंने फिरदौसी सिलसिले के थे, ये आपको याद रखना है कि ये फिरदौसी सिलसिले के थे, और बिहार में इन्होंने फिरदौसी सिलसिले को काफ़ी लोकप्रिय, पॉपुलर बनाया। मनेरी साहब ने
मनेर से सुनार गांव जो कि बांग्लादेश में जगह है वहां तक यात्रा की। मनेर से यानी यहाँ बिहार से शुरू किया इन्होंने और बांग्लादेश तक सुनार गांव तक गए एवं ज्ञानार्जन किया और ही ट्राई टू लर्न वट एवर ही कुड। थोड़ा पानी। हाँ, तो ज्ञानार्जन किया। इसके बाद ये राजगीर एवं बिहार शरीफ में तपस्या एवं धर्म प्रचार में लीन रहे। तो ये फिर जो है राजगीर और बिहार शरीफ में जो है तपस्या भी करते थे और फिर धर्म का प्रचार यानी लोगों को धर्म का ज्ञान देते थे, बताते थे। फारसी भाषा में उनके पत्रों के 2 संकलन मकतूबात सदी एवं मकतूबात 2 सदी प्रमुख हैं। तो अब इनका याद रखना है कि ये राजगीर और बिहार शरीफ में तपस्या और धर्म प्रचार किए और इस जो है फारसी भाषा में जो भी ये लिखते थे उनका 2 संकलन यानी कंपाइलेशन यानी कलेक्ट किया गया, कलेक्शन जो है उनका जो लिखा हुआ है उसका चीज़ों का। तो 2 किताबें की तरह है, एक है मकतूबाते सदी और मकतूबात 2 सदी। ठीक है, ये 2 किताबों के नाम हैं उनके जिसमें उनके बातों का कलेक्शन किया गया जो उन्होंने लिखा कहा है। इनकी कुछ हिंदी रचनाओं के अंश इस प्रकार हैं। तो हिंदी में जो इन्होंने कुछ लिखा बोला है उस यहाँ दिया गया है, देखिए। शर्फागोर डरावन किस अधियारी रात, वरना पूछे कोई कौन तुम्हारी जात। तो शर्फागोर डरावन किस अधियारी रात, वरना पूछे कोई कौन तुम्हारी जात। हृदय में देखलू बहार, सांवर गोरियो, बेरी बेरी कर है सिंगार, सांवर गोरियो। डर गए जियरा उनाट गयो निंदिया, सोते वरी इतनो पुकार सावर गोरियो, खूब हयात आज होरी रचेगी। खैर चलिए, उनका कुछ कुछ जो है इन्होंने लोकल भाषा में मिला जुला के कुछ उर्दू कुछ यहाँ का जो है क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा को मिला के तो एक एक लाइन उठा के कहीं कहीं अलग जगह से यहाँ आपको एक दे दिया गया है। ठीक है, तो जो लास्ट जो है खैर चलिए, इसको हमें उतना कुछ इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बिहार शरीफ में मनेरी साहब का मज़ार है? तो इनका जो है मखदूम शाह मनेरी जो हैं इनका बिहार शरीफ में इनका मज़ार है, दरगाह है। बिहार शरीफ इनके लिए काफ़ी फेमस है, इनके दरगाह के लिए। इनके बगल में उनकी माँ रज़िया का मज़ार है। ठीक है, तो रज़िया का मज़ार भी है वहाँ बिहार शरीफ में। बीबी रज़िया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। तो ये जो इनकी माँ रज़िया थी जो सूफी संत, वो पीर जगजोत की बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ उनके बारे में दे दिया है कि इनकी माँ जो थी वो रज़िया थी और रज़िया जो है वो सूफी संत जो है जगजोत की बेटी थी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर ख़त्म हो गया ये हमारा। तो भक्ति का हमारा ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया जो है।
अब अगला हमारा जो चैप्टर है ये है चैप्टर 8, दैट क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष, यानी अब जो है इसमें हम देखेंगे कि हमने देखा कि जो धीरे धीरे जब दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य आया और फिर ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा जब फिर बाद में अंग्रेज़ आए, तो इस समय पूरे देश में कई जगह क्षेत्रीय संस्कृतियां उभर रही थीं, कुछ उत्तर भारत में, कुछ मध्य भारत में, कुछ दक्षिण भारत में। तो उनके बारे में अब यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है पीक, राइज, पीक। तो राइज ऑफ रीजनल कल्चर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया है ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट में कि एक मशहूर कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 7 कोस पर बानी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये पूरे इंडिया के लिए लगभग यहाँ कहावत है हमारे भाषा में भोजपुर कि कोस को, एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है। अगर आप एक कोस किसी जगह से चल देते हैं तो पानी का स्वाद बदल जाता है, और 7 कोस पर बानी, और 7 कोस अगर आप चल देते हैं तो वहाँ लोगों की बोली बदल जाती है। तो ये हमारे देश की विविधता को बताता है। वो विविधता चाहे यहाँ की भूगोल का हो या यहाँ की संस्कृति का हो, क्योंकि पानी का मतलब है ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो ज्योग्राफिकल इतना डाइवर्सिटी है कि एक कोस पर पानी का टेस्ट चेंज हो जा रहा है, और 7 कोस पर बानी यानी लोगों की बोली जो है वो 7 कोस पर वो भी बदल जा रही है। यानी इतनी तरह की बोलियां हैं, इतनी तरह की अलग अलग संस्कृति, यानी कि ये कल्चर डाइवर्सिटी। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी को ये बताता है। तो ठीक है, आगे इन्होंने लिखा भी है, इसको एक्सप्लेन किया है। मास्टर जी बोले कि इसका मतलब है कि हर 2-3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद और स्तर बदल जाता है, और हर 20-21 किलोमीटर पर जो है, यानी 1 किलोमीटर में लगभग एक कोस में 3 किलोमीटर का एक, मतलब पहले कोस कहते थे तो वो लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास होता था। तो वो यहाँ उन्होंने बताया। खैर आगे देखते हैं हम। तो अब तरह तरह की जो देश में हमारे अलग अलग कल्चर्स हुए उनके बारे में थोड़ा यहाँ जानेंगे। गुप्तों के विशाल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप लगभग 6ठी शताब्दी से क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों के अभ्युदय का सिलसिला शुरू हुआ। तो हमने पढ़ा था कि जब प्राचीन भारत में कि गुप्तों जो है तक एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, उसके बाद जो है 6ठी शताब्दी से फिर छोटे छोटे जो है क्षेत्रीय शक्तियां उभर के आ गई थी। अभ्युदय का मतलब हुआ राइज, इमर्ज। 7वीं एवं 8वीं शताब्दी तक जिन नए राज्यों का अस्तित्व उभर के सामने आया उनमें पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोल आदि प्रमुख थे। तो ये जो क्षेत्रीय शक्तियाँ जो 7वीं और 8वीं शताब्दी तक उभर के आई थी, उनमें था यहाँ बंगाल में पाल थे, फिर इधर राजस्थान और गुजरात साइड गुर्जर प्रतिहार थे, फिर बीच में जो है आपका राष्ट्रकूट थे, और फिर दक्षिण भारत में पल्लव और चोल थे। इन राज्यों के विषय में आप पहले पढ़ चुके हैं। नए राज्यों के कारण भाषा, साहित्य, चित्रकला एवं संगीत जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। तो नए नए राज्य आए, नए जो है उसमें कई तरह की नई जो है बातें शामिल हुई। तो उसके कारण जो है इन सब में हमें यानी भाषा में, साहित्य में, चित्रकला, संगीत, इन सब में हमें कई बदलाव देखने को मिला समय समय पर। उत्तर भारत में जहाँ बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया और अवधी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में विकास के संकेत मिलते हैं, वहीं दक्षिण के राज्यों में तमिल एवं मलयालम जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को भी अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला। तो उत्तर भारत में जो है ये क्षेत्रीय भाषा उभर के आई,
बांग्ला, असमिया, मैथिली, उड़िया, अवधी, ठीक है, और दक्षिण में तमिल और मलयालम, तो ये सब आप जान रहे हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों के उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण दौर में आने वाले शताब्दियों में अखिल भारतीय स्तर पर उर्दू तथा हिंदी भाषा के विकास ने इनके साहित्य का बड़ा भंडार निर्मित किया। तो जहाँ अलग अलग सब जगह भाषाएं विकसित हो रही थी, उसी तरह पूरे, क्योंकि उस समय जो एक पूरे देश में चलने वाला साम्राज्य था, तो वो आगे चल के जो है सल्तनत के समय हुआ, खिलजी का हुआ, या आगे चल के अकबर का हुआ, औरंगजेब का हुआ, तो जिस समय की उर्दू जो है एक वर्किंग लैंग्वेज के रूप में पूरे देश में पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक सरकार जो थी जो दिल्ली से चल रही थी पूरे देश में, तो उसके जो है वर्किंग लैंग्वेज उर्दू आम आदमी के लिए होती थी। ऐसे वो शाही दरबार में तो फारसी चलती थी, शाही दरबार में फारसी चलता था, लेकिन जो कम पढ़े लिखे होते थे लोग, जैसे कि नॉर्मल एम्प्लॉय हुए, क्लर्क हुए, सैनिक हुए, या सामान्य अधिकारी हुए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो सब उर्दू का इस्तेमाल कर, और आम आदमी उर्दू का इस्तेमाल करता था। तो इस तरह उर्दू और फिर हिंदी जो है भाषा का विकास हुआ, इसमें काफ़ी साहित्य जो है लिखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ इस काल में अपनी क्षेत्रीय पहचान को समृद्ध और संवर्धित करने के क्रम में चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में भी कालांतर में अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो धीरे धीरे जैसे समय आगे हुआ, तो चित्रकला और संगीत में भी जो है काफ़ी तरह के विकास हुए, बदलाव हुए, अलग अलग कलाएं विकसित हुई, इनमें अलग अलग शैलियाँ, स्टाइल्स, तो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक इमर्ज्ड। इन सब के मिले जुले प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों में सांस्कृतिक जीवन का आधार महत्वपूर्ण ढंग से विस्तृत एवं व्यापक बना। तो ये कहा जा रहा है कि आर्ट्स में डेवलपमेंट हुआ जो है और म्यूजिक में जो है इस तरह का, तो इससे एक अलग अलग तरह का कल्चर पूरे देश में डेवलप हुआ। आगे देखते हैं। अब भाषा एवं साहित्य, तो सबसे पहले हम भाषा और साहित्य के बारे में देखेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं की उत्पत्ति लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुई। तो ठीक है, रीजनल जो लैंग्वेजेस हमारे यहाँ डेवलप हुई, जो आजकल जो है ज़्यादा देश में चल रही है, वो 8वीं से 10वीं शताब्दी यानी 8th से 10th सेंचुरी के बीच हुई। कई राज्यों में संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ एवं मराठी का प्रयोग प्रशासन में किया जाने लग गया। तो कई जो साउथ के जैसे स्टेट्स थे या महाराष्ट्र, इनमें जो है संस्कृत भी प्रयोग होता था, और संस्कृत के साथ उसका लोकल वेरिएशन जैसे हुआ, जैसे तमिल, कन्नड़, मराठी। और देखिए आज भी जो है तमिल, कन्नड़ और मराठी और कई भाषाएं जो हैं, उनमें आज भी संस्कृत के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ, तेलुगु भाषा एक आई, तो ये सब संस्कृत से ही बदले थे। तो कुछ इनमें कुछ शब्दों के जो है बदल गए थे संस्कृत से, और कुछ आज भी संस्कृत के ही शब्द इनमें बने हुए। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है भाषा जो हो उसको हमने तेलुगु कहा। बहमनी राज्य में मराठी प्रशासन की भाषा रही। बहमनी का उस समय बहमनी वंश का शासन था, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भाषा हो उसको हमने मराठी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज रहा, यानी सरकार के कामकाज की भाषा मराठी रही। बाद में इन भाषाओं के विकास में मुस्लिम शासकों ने भी योगदान दिया। बाद में जो मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने भी इन भाषाओं को आगे विकास करने में मदद किया। उदाहरण स्वरूप बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण एवं महाभारत का बंगाली में अनुवाद कराया। तो जो बंगाल के उस समय जो शासक थे नुसरत शाह, तो उन्होंने रामायण और महाभारत का बंगाली में ट्रांसलेशन अनुवाद करवाया बांग्ला में। दिल्ली के शासकों ने भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदी, उर्दू, बंगला जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को पहचान मिली। आम आदमी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोलते थे, जो सामूहिक रूप में अपभ्रंश कहलाती थी। तो ये जितनी भी बोलियां आज चलती हैं, ठीक है, उन सब को अपभ्रंश कहा जाता था।
ठीक है। तो अपभ्रंश के ही रूप में ये सब भाषाएं पैदा हुई। जो जितना भाषा देख रहे हैं, कोई पहाड़ी है, कोई अवधी है, कोई जो है हमारी जैसे भोजपुरी, मगधी जो है, मैथिली जो है, या बांग्ला जो है, या राजस्थानी जो है, ये जितनी भाषाएं हैं देश के अलग अलग, वो सब जो है अपभ्रंश जो कहलाती थी। अपभ्रंश यानी वो बिगाड़ना, संस्कृत को बिगाड़ के बोलते थे, तो अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगाड़ा हुआ, टूटा फूटा। तो इसी अपभ्रंश से उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की शामिल है। उर्दू जो भाषा है इसमें तीनों भाषाओं के शब्द जो है वो शामिल हैं, अरबी के, फारसी के और तुर्की के। इसकी लिपि फारसी है। हाँ, उर्दू जो है लिखी जाती है वो फारसी या अरबी दोनों स्क्रिप्ट है, लेकिन यहाँ हम फारसी स्क्रिप्ट यूज करते हैं लिखने के लिए। लेकिन व्याकरण के नियम अन्य भाषाओं के जैसे ही हैं। फारसी के विकास के लिए लाहौर पहला केंद्र बना, पहला जो सेंटर बना इस क्षेत्र में फारसी का, जहां विकास करने के लिए, तो लाहौर हुआ। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ। उर्दू की शुरुआत हुई 11वीं शताब्दी से, जब यानी कि जब यहाँ तुर्की लोग आए थे, तुर्क से जो है, और दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक और इन सब की, तो उस समय से ये जो है उर्दू शुरुआत हुआ। इसके दो कारण थे। पहला, विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपसी बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करने लगे वह उर्दू कहलाई। क्योंकि जो सैनिक होते थे सेना में, वो सब अलग अलग क्षेत्र से आए रहते थे। कोई महाराष्ट्र से है, कोई पंजाब से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई दक्षिण भारत से है, तमिलनाडु से है, तो अलग अलग क्षेत्रों से होते थे। तो वो जो है अब कैसे आपस में बात करें, तो उसके लिए धीरे धीरे जो आपस में एक भाषा डेवलप हुई उनके, वो उर्दू कहलाई। ये सुनते थे कुछ शब्द जो ये अधिकारियों को सुनते थे यूज करते हुए, सरकारी अधिकारियों को, तो उनसे तोड़ मोड़ के धीरे धीरे समझने लगे और उसको यूज करने लगे, तो वही जो है बन गई उर्दू। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है। उर्दू का अगर हम अर्थ देखें फारसी में, कि उर्दू का शिविर, जो कैंप होता है सैनिकों, उसको शिविर या खेमा कहते हैं, वो है। तो चूंकि ये जो भाषा थी कि कैंप में सैनिक लोग इस्तेमाल करते थे आपस में बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, तो उसीलिए उस भाषा को भी उर्दू कहने लग गए। दूसरा जो कारण है इसका, सूफी संतों द्वारा धर्म प्रचार और उपदेश देने के क्रम में इसका विकास हुआ। क्योंकि सूफी संत जो थे, तो वो जो प्रचार करते थे, तो वो उसका भी धीरे धीरे वो उर्दू भाषा इसमें डेवलप हुआ, क्योंकि वो आम आदमी को समझाते थे। अब आम आदमी तो न फारसी जानता था न संस्कृत जानता था, तो सूफी जो कि हिंदू और इस्लाम दोनों को मिला जुला के कर रहे थे, तो वो कैसे समझाते, तो उन्होंने जो समझाने के लिए भाषा का यूज किया वो उर्दू। इस तरह उर्दू प्रचार, उर्दू दो तरह से उर्दू का पॉपुलर हुआ। सूफी संतों के योगदान ने इसे और संपन्न बनाया। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इस भाषा को रेख्ता एवं हिंदवी का नाम दिया और इसमें काव्य रचना की। तो जो बाद में जब अमीर खुसरो आए, तो उन्होंने इसको नाम दिया रेख्ता और हिंदवी, और हिंदवी से आगे हो गया हिंदी। ठीक है, आज हम हिंदी जो कहते हैं वो यहाँ से, तो बाद में हिंदवी और हिंदुस्तानी और कई नाम दिए गए, देखेंगे आगे। तो अमीर खुसरो ने इसको नाम दिया रेख्ता और हिंदवी, और उसमें बहुत सारी किताबें लिखी। खुसरो की रचना का एक उदाहरण है, देखिए एक छोटा सा लाइन दिया हुआ है खुसरो द्वारा लिखा हुआ कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर आपने रैन भई चहु देश। तो ये खुसरो का लिखा हुआ, अमीर खुसरो का, तो उन्होंने जो है ये मिला जुला के जो है भाषा यूज किया है।
तो कहते हैं कि गोरी सोए सेज पर, यानी कोई एक स्त्री है जो अपने बिस्तर पर सोई हुई है और मुख पर डाले केस, उसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए हैं, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदे, यानी कि खुसरो अब जो है हमें अपने घर चलना चाहिए। यानी यहाँ जो किसी भी व्यक्ति के लिए कहा है कि रैन भई चहुँ देश, चारों दिशाओं में रात हो गई है। चहुँ देश मतलब चारों, देश मतलब दिशा, हर तरफ। तो चारों तरफ अब रात हो गई है, इसलिए हमें अपने, हर व्यक्ति को अपने घर जाना चाहिए। तो ये इस तरह से एक दोहा, एक पोएटिक लाइन जो है कंपोज की है कि गोरी डा सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। दक्षिण भारत में जिस उर्दू का विकास हुआ वह दक्कनी कहलाई। ठीक है, तो अब उर्दू भी जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ा अलग रूप में डेवलप हुई। तो दक्षिण भारत में, क्योंकि देखिए वहाँ लोग संस्कृत और तमिल तेलुगु बोलने वाले थे, तो वो लोग जो टूटा फूटा जिस तरह उर्दू का रूप बनाए उसको दक्कनी उर्दू या दक्कनी खाली कहते थे। दक्कन क्षेत्र में, डेक्कन में, तो उसको दक्कनी उसको कहा गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक उर्दू हिंदवी, हिंदी या दक्कनी कही जाती थी, और लोग उर्दू भाषा को हिंदुस्तानी या दक्कनी के नाम से पुकारते थे। तो उर्दू चलते चलते जो है उसका नॉर्थ में एक अलग थोड़ा सा रूप डेवलप हुआ, साउथ में अलग रूप डेवलप हुआ थोड़ा सा। तो उसको अब हम लोग, या तो नॉर्थ में था उसको हिंदवी या हिंदी कहते थे, और साउथ में दक्कनी कहते थे, या आगे चल के उसको हिंदुस्तानी और दक्कनी, उर्दू के दो रूप इस देश में हो गए पॉपुलर। एक हो गया नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी और साउथ में दक्कनी। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बन गई और घर, दरबार तथा शिविरों में बोली जाने लग गई। मुगलों के समय फिर जो है उर्दू पूरी तरह से यहाँ का जो है लोगों का मदर टंग बन गया जो है, और घर में, यानी लोग घरों पर भी इसको बोलने लग गए, दरबार यानी शाही राजा के दरबार में, और शिविरों यानी सैनिक लोग भी आपस में इस उर्दू को ही अपना भाषा, मेन भाषा बना लिए। हिंदी, हिंद, हिंदवी और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली सिंधु नदी से है। मैंने बताया था आपको कि सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तान, ये सब हो गया। भारत व ईरान के बीच प्राचीन काल से ही संबंध बना हुआ है। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे, हिंदू से हिंद बन गया। देखिए एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने आपको बताया था। इराक के लोगों ने जब इस शब्द में इक प्रत्यय लगाया तो वह शब्द हिंदीक बन गया, जिसका अर्थ होता है हिंदी का, और तभी से हिंद की भाषा हिंदी कही जाने लगी। ठीक है, सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के कई रूपों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख हैं जैन, लौकिक एवं गद्य साहित्य। तो हिंदी में जो बात लिखा जा रहा था, किताब वगैरह, कविता या जो भी कुछ, वो तीन उसके मेनली कैटेगराइजेशन करें, तीन कैटेगरीज में थे। कुछ थे जो जैन साहित्य, यानी जैन के हिसाब से जो लिखे जा रहे थे कविताएं का, किताबें, और कुछ जो है कहते हैं लौकिक साहित्य, यानी कि जिसमें हम वर्ल्डली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर लिखते हैं, और कुछ गद्य साहित्य थे, यानी कि जो है नॉर्मल एस्से वगैरह जो है पढ़ने के लिए लोगों के। जैनों ने साहित्य की रचनाएं की, लेकिन उनकी अधिकतर रचनाएं इस काल में संस्कृत में ही रही। तो जैनों ने जो ये किया वो ज़्यादा संस्कृत में ही लिखा। हेमचंद्र सूरी ने जैन साहित्य की रचना के क्षेत्र में अपना योगदान। तो यहाँ आपको ये नाम याद रखना है, खोल दो कोई दिक्कत नहीं, अभी खोल दो। हेमचंद्र सूरी जो है उन्होंने, तो आपको जैन साहित्य, जैन के लिए लिखा है, जैन साहित्य लिखा है। तो नाम एक आपको जैन साहित्य में इंपॉर्टेंट जो है राइटर है हेमचंद्र सूरी। फिर लौकिक साहित्य में
ढोला मारूहा नामक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य लिखा गया। ढोला मारूहा, इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नाम की राजकुमारी की प्रणय कथा का वर्णन है। ठीक है, तो एक ढोला मारूहा के नाम से लोक भाषा में काव्य लिखा गया। तो ढोला जो है राजकुमार का नाम था और राजकुमारी थी मारवाणी। इन दोनों के प्रेम की कथा का इसमें वर्णन है। इस कविता में स्त्री के कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन है। इसमें जो है, जो एक स्त्री की जो प्रेम की भावनाएं होती है उन सबको बड़े ही मार्मिक यानी इमोशनल तरीके से लिखा गया है इस किताब में। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो हैं, और लौकिक साहित्य के जो एक सबसे अमर कवि यानी कि जो जिनका नाम कभी नहीं भुलाया जा सकता है वो हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी में बहुत सी पहेलियों की रचना की जो आज भी तो ये याद रखने की बात है, पहेलियां बहुत ज़्यादा अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। उनमें से एक पहेली नीचे दी गई है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो जो कहे अपने नाम न बोली निबोरी। तो इस तरह की एक पहेली है, पहेलियां लिखते थे अमीर खुसरो। खैर, गद्य साहित्य और इतिहास लेखन कला का भी इस युग में विकास हुआ। तो इस समय यानी कि ये जो चल रहा था मिडिवल इंडिया का समय है, तो गद्य साहित्य यानी प्रोज और इतिहास हिस्ट्री ये दोनों को लिखने का भी इसमें काफ़ी काम हुआ। जियाउद्दीन बरनी, अफीफ और एसामी इस युग के प्रसिद्ध इतिहासकार, दीज वर द फेमस हिस्टोरियंस ऑफ मिडिवल इंडिया, बर्नी, अफीफ एंड एसामी। तो नाम इनका पहले ही देख चुके हैं। जियाउद्दीन बर्नी जिसने तारीख़ फिरोज शाही लिखा, और एसामी का भी आप पढ़ चुके हैं पहले जो है किताब के वगैरह। इनमें इनके विषय में आप पाठ 2 और 3 में पढ़ चुके हैं। जिया नक्शवी ने तूतीनामा नामक पुस्तक की रचना की। एक और ऑथर हैं जिया नक्शवी, उन्होंने किताब लिखी तूतीनामा। तो तूती जो है वो एक्चुअली तोता से तूती बनता है। तो तूतीनामा जिसमें तोता एक ऐसी विरहणी नायिका की को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया था। तो इसमें एक कहानी के रूप में लिखा गया है जिसमें एक तोता है और एक स्त्री है जो तोता को, तो उसका पति जो है कहीं दूर यात्रा पर गया है, तो उसको वो तोता जो है कुछ कुछ कहानी सुनाता है। उस तरह से ये किताब लिखी गई है। यह कहानी मूल रूप से संस्कृत में था जिसका जिया नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया था। तो ये जो कहानी है ये संस्कृत में पहले किसी कहीं लिखी गई होगी, तो उसको इस किताब में तूतीनामा में फारसी में ट्रांसलेट करके लिखा जिया नक्शवी ने। सल्तनत काल में हिंदी साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें मुगल काल में तेजी आई। तो ये जो है सल्तनत से जो शुरू हुआ था वो मुगलों के समय काफ़ी इसमें काफ़ी तेज विकास, काफ़ी कुछ काम हुआ। इस काल में हिंदी केवल दरबार और शाही महलों तक सीमित न रहकर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी। यानी कि अब तक जो हिंदी था तो वो, क्योंकि देखिए दरबार में या सैनिकों के बीच में लोगों को ज़रूरी होता था एक दूसरे से बोलना, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो उर्दू बोलते थे, उर्दू भाषा इस तरह, जिसको कि आगे हिंदी कहने लगे। तो अब तक ये सिर्फ एक ज़रूरत के तौर पर बोली, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलित होने लग गई। लोग इसको अपने आप में आपस में बोलने के लिए भी आम आदमी भी इस्तेमाल करने लग गए। सभी मुगल बादशाहों ने हिंदी को संरक्षण प्रदान किया। तो जितने भी मुगल बादशाह हुए उन सब ने हिंदी के लिए, हिंदी को मदद किया, यानी इस भाषा में किताबें लिखने के लिए लोगों को मदद किया। लेकिन अकबर के समय यह विकास के शिखर पर था। अकबर के समय ये विकास के शिखर पर था। एक मिनट।
तो अकबर के समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसमें काम हुआ। 16वीं 17वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषाओं में परिपक्वता आई, यानी मैच्योरिटी आई अब रीजनल लैंग्वेजेस में, तथा उत्कृष्टतम संगीतमय काव्य की रचना हुई। और इस समय जो है पोएटिक लिटरेचर काफ़ी कुछ लिखा गया 16-17 सेंचुरी में। बंगाली, उड़िया, हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती भाषाओं के काव्य में राधा कृष्ण एवं गोपियों की लीला तथा भागवत की कहानियों का काफ़ी प्रयोग होता रहा। तो इन सभी भाषाओं में, बांग्ला हो, उड़िया हो, हिंदी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, इनमें जो है राधा कृष्ण और गोपियों की लीला और भागवत की कहानियाँ लिखी जाने लग गई। इसी समय अलाओल ने जौनपुर के मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा हिंदी में रचित पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया। तो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी की एक बहुत ही फेमस जो है उनके द्वारा लिखी किताब है पद्मावत, और उसको जो है अलाओल ने जो है बांग्ला में अनुवाद किया। इस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान को आधार बनाकर एक प्रेम कहानी लिखी गई। तो ये जो पद्मावत है, तो ये रानी पद्मिनी जो थी चित्तौड़ की, जो बहुत मानी जाती थी खूबसूरत, और उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और रानी पद्मावती को, रानी पद्मिनी को प्राप्त, उसका ऐसा था कि वो चाहता है उनको ले जाना। तो उस समय रानी ने, आपको कहानी पता है कि महल में रानी और सभी महिलाओं ने जौहर, नहीं मूवी नहीं, ऐसे भी आम बात है कि उस समय जौहर का जो आपने कंसेप्ट सुना, तो जौहर सब ने, यानी कि सब महिलाओं ने आग जला के खुद को आग में, हाँ लखनऊ में नहीं, चित्तौड़ में हुआ था, राजस्थान में। हाँ, तो जब खबर आई महल में कि जो है राजा हार गए हैं और जो उसकी सेना चली आ रही है, तो सभी महिलाओं ने अपने आप को महल में बंद करके रानी के साथ, जितनी उनके सब सेविकाएं थी और काम करने वाली महिलाएं थी, सब ने हाँ आग लगा लिया था। तो जब आया तो जो है यहाँ, तो उसका जो है बिल्कुल शॉक्ड हो गया था इस तरह की घटना को देख के। तो ये सारी कहानी इस किताब में पद्मावत में लिखी गई है, ठीक है। तो पद्मावत का जो है बांग्ला में इन्होंने अलाओल ने अनुवाद किया, याद रखने वाला है, पूछ सकते। फिर आगे है, देखिए, अकबर के नवरत्नों में से एक। अब अकबर के समय आ गए। अकबर के जो है 9 रत्न थे उनके भी, यानी कि 9 बड़े विद्वान लोग उनके दरबार में थे, उनको नवरत्न कहते थे। जैसे पहले एक समय था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, जिसमें एक कालिदास भी थे। तो इस तरह अकबर के भी 9 रत्न थे। उनमें से एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, जो शॉर्ट में उनको रहीम के उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो हम लोग बहुत सारा पढ़े हैं रहीम का लिखा हुआ। उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने हिंदी में बहुत से दोहों की रचनाएं की। इनके द्वारा लिखित दोहे आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं और लोग इसे बहुत ही चाव से गाते हैं। उनके द्वारा लिखित दोहे उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले सुनाऊं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ी जाए। तो ये उनका बहुत पॉपुलर है कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी रहीम कहते हैं कि प्रेम का, विश्वास का जो रिश्ता होता है उसको मत तोड़ो, या न उसको तोड़ो और न उसको चटकाए, यानी कि उसमें कोई तरह का दरार आने दो। यानी किसी के प्रति जो हमारा प्रेम होता है किसी से, या विश्वास का रिश्ता होता है जो है, वो उसको हमें तोड़ना नहीं चाहिए, या उसको उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, दरार नहीं आनी चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए, कि एक बार टूट जाता है तो ये जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो वो गांठ पड़ जाती है उसमें,
धागा का उन्होंने उदाहरण देके समझाया कि धागा को आप अगर तोड़ देते हैं और फिर जोड़ते हैं तो जुड़ तो जाता है लेकिन उसमें गांठ पड़ जाता है और वो फिर बाद में बहुत दिक्कत करता है, गांठ जो है फंसेगा हर जगह। तो उसी तरह उन्होंने एक धागे का उदाहरण देकर समझाया है कि जिंदगी में जब किसी से प्रेम विश्वास का जो रिश्ता होता है, किसी के प्रेम को विश्वास को कभी न तोड़ना चाहिए न उस पर ठेस पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इसमें ठेस पहुंच जाती है या टूटते या तो जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक है, तो ये अब आगे देखिए, जैसे इन्होंने और लिखा है कि रहीमन विपदा तू भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोई। तो इन्होंने कहा है कि विपदा जो है वो बहुत अच्छी चीज है, यानी कि जब हमें मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, वो भी एक अच्छी चीज है। जो थोड़े दिन होए, कि वो थोड़े दिन रहती है, लेकिन हित अनहित या जगत में जान कि क्या हमारा अच्छा है और क्या हमारा बुरा है, कौन हमारे लिए अच्छा सोचने वाला है, कौन हमारे लिए बुरा सोचने वाला है, ये सब हमें जान पड़ता है। क्योंकि मुसीबत के समय में कहा जाता है कि हमें ये समझ में आता है कि कौन हमारा अच्छा सोचने वाला है और कौन बुरा सोचने वाला है, या ज़िंदगी में क्या करना अच्छा है क्या बुरा है। तो ये सब मुसीबत के समय में ही समझ में आता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि मुसीबत भी एक तरह से अच्छी चीज़ है जो हमें अच्छा बुरा समझा देती है। उसके बाद है देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे कि होए, रहीमन बिगड़ी दूध के मथे न मक्खन होए। उसी तरह उन्होंने जो मैंने धागा और प्रेम का जो अभी आपको बताया, उसको दूसरी तरह से इन्होंने लिखा है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख कर, एक बार जो बात बिगड़ गई वो फिर बनती नहीं है, चाहे कितना ही प्रयास कीजिए। रहीमन बिगड़ी दूध के मथे न, एक बार जो दूध बिगड़ गया, खट्टा हो गया, उसको आप कितना ही मथते रहिएगा वो मक्खन उससे नहीं निकल पाएगा। तो दूध का इन्होंने जो प्रैक्टिकल जो लोग देखते हैं अपने ज़िंदगी में, उसका उदाहरण लेके इन्होंने समझाया है कि जिस तरह एक बार दूध अगर बिगड़ गया, खट्टा हो गया, कुछ उसमें हो गया, तो फिर उसको कितना ही मथते रहिए मक्खन नहीं निकलेगा। उसी तरह एक बात अगर कोई बात है, कोई काम है वो बिगड़ गया तो वो फिर बनता नहीं है, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। तो रहीम का दोहे जो है बहुत हम लोगों ने पढ़ा, पहले तो रहता था बहुत रहीम के दोहे, कबीर के दोहे। ठीक है, तो जैसे एक और रहीम का मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा सुंदर है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। तो इन्होंने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी कि जो रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर उत्तम यानी कि अच्छे स्वभाव का है, अच्छे चरित्र का है, का करी सकत कुसंग, वो अगर गलत लोगों के संपर्क में भी आ जाता है, गलत संगति भी हो जाती है, तो उसको क्या कुसंग यानी बुरी संगत भी उसका क्या कर लेगी, गलत लोग भी उसका क्या उसको कर देंगे। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, क्योंकि चंदन का पेड़ है जिसमें उसमें सांप लिपट के हमेशा रहते हैं। चंदन के पेड़ में बहुत ज्यादा सांप लिपटे रहते हैं, तो क्या उससे चंदन का स्वभाव बदल जाता है? चंदन चंदन ही रहता है, चंदन में जहर नहीं आ जाता है। चंदन उसी तरह ठंडक प्रदान करता है, उसी तरह पवित्र होता है, भले उससे कितने ही सांप लिपटे रहे। तो वही उन्होंने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। चंदन में विष नहीं आता है, जहर नहीं आता है। चंदन देखिए आज कितना लोग उसको यूज करते हैं, जबकि उसमें बहुत पुरानी बात है, जबकि उसमें सांप वगैरह लिपटे रहते हैं चंदन के पेड़ में। तो वही उदाहरण देते उन्होंने कहा है कि अगर हमारा चरित्र अच्छा है तो हम अगर गलत संगति में भी संयोगवश पड़ जाते हैं तो उससे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बहुत से हैं इनके रहीम के। तो रहीम ने जो है ये आम लोगों के लिए उनके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत सारा दोहा, कबीर ने जैसे है वो धर्म से जुड़ा हुआ बोला है, समाज से जुड़ा हुआ बोला है, रहीम ने जो है वो एक व्यक्ति के पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सारा अच्छा बात बोला है। जैसे ये है, एक और है कि
रहीमन निजमन की व्यथा बांट न लय है कोई, सुनी अठिलय हैं लोग सब, नहीं, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलय हैं लोग सब बांट न लय है कोई। तो एक और है रहीम का, कहते हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा, अपने मन की जो दुख है, कष्ट है, जो तकलीफ है, मन ही राखो गोए, मन में ही उसको चुपचाप रखे रहो। अपने जो दुख है, कष्ट है, उसको अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि सुनी अठिलय हैं, अगर वो सुने गए तो लोग सब आपका मजाक ही बनाएंगे। दुनिया में ऐसा होता है कि जब आप अपना दुख किसी को बताएंगे, वो आपका मजाक ही बनाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपका मजाक बनाएंगे। कि बांट न ले, कोई बांटता नहीं है दुख जो है, जिंदगी का जो सच्चाई है कि कोई आपका दुख नहीं बांटता है। वो आपका दुख आपको सुनेंगे तो और आपका मजाक बनाएंगे, दूसरे से चर्चा करेंगे। इसलिए दुख को अपने, कोई कष्ट है, दुख है, उसको अपने मन में ही रखना चाहिए। तो ये उन्होंने एक सीख दी है आदमी को कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलय हैं लोग सब बांटी न लय है कोई। इस तरह बहुत सारे इनके हम लोगों ने पढ़े थे। पहले हम लोग को लगता था कि क्या है, किस लिए, लेकिन बड़े हुए तब समझ में आया कि जिंदगी की सच्चाई दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले सब इनके द्वारा लिखी गई थी। खैर, तो रहीम, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि शॉर्ट में सिर्फ रहीम से जाने जाते हैं। अकबर के समय में क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सी श्रेष्ठ रचनाएं हुईं। उसके शासन काल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तो देखिए, यह है तुलसीदास किसके समय में थे? अकबर के समय में थे। और उसी समय जो है रामचरितमानस इन्होंने लिखा अवधी भाषा में, जिसके अरे पंखा बंद कर दीजिए। जिसके नायक राम थे, ठीक है, तो रामचरितमानस के जिसमें यानी उसका जो मेन कैरेक्टर है वो राम है। इसी समय मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी प्रोत्साहित किया। अरे ठंडा लगा देगा ये सब, एक मिनट।
तो अब हम लोग तुलसीदास जी के बारे में देख रहे हैं। तो उन्होंने इसी समय अकबर के समकालीन थे, अकबर के जिस समय अकबर था उसी समय थे, और उन्होंने रामचरितमानस जो कि रामचंद्र जी के चरित्र पर लिखी गई है। इसी समय मुगल सम्राट एवं हिंदू राजा ने आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली ब्रज भाषा को भी प्रोत्साहित किया। तो इस समय जो आगरा और आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी ब्रज भाषा, उसको भी उन्होंने प्रोत्साहित यानी उसको प्रचार किया, उसको मदद किया। कवि सूरदास का इस भाषा लेखन में महत्वपूर्ण, तो सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखने की बात है, सूरदास ब्रज भाषा में लिखे, तुलसीदास अवधी भाषा में लिखे, ये सब याद रखना है। सूरदास का भी जो है कई सारा है जो है उन्होंने लिखा है, ठीक है। उनका एक ये है, हम लोग का प्रेयर होता था अभी दिमाग से उतर गया, खैर बड़ा सुंदर उनका है कि मतलब ईश्वर की कृपा हो तो एक लंगड़ा व्यक्ति भी समुद्र लांघ सकता है, जहर भी अमृत बन सकता है, ठीक है। क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, हाँ देखिए याद आ गया, वो जो हम लोग का चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को दर्शाई, हाँ अंधे को दर्शाई, यानी कि जिसकी कृपा हो, मैं हरि के शुरू में है कि चरण कमल बंदो हरिराई, यानी जो प्रभु है, हरि है, कृष्ण है, उनके चरण का यानी पैरों की मैं पूजा करता हूँ। जिसकी जाकी कृपा पंगु, जो पंगु है यानी पैर से लंगड़ा है, वो भी गिरी यानी पर्वत को लांघ सकता है, पर्वत को चढ़ के पार कर सकता है। अंधे को दर्शाई, यानी अंधे को भी जो है सब कुछ दिख सकता है, ऐसा, ठीक है। बहुत लंबा है इसमें, तो ये इस तरह का ये ब्रज भाषा में है, ठीक है, सूरदास का। फिर दक्षिण भारत में मलयालम भाषा की साहित्यिक परंपरा की शुरुआत मध्यकाल में ही हुई। महाराष्ट्र में एकनाथ एवं तुकाराम ने मराठी भाषा को काफ़ी विकसित किया। उसी तरह महाराष्ट्र में एकनाथ और तुकाराम, इन्होंने मराठी भाषा में काफ़ी कविताएं, ओवी जो मैंने आपको बताया था कल, अभंग जिसको हम कहते हैं, उसको ओवी कहते हैं मराठी में, वो उन्होंने गा गा के लोगों में प्रचार किया। बिहार राज्य अनेक भाषाओं का क्षेत्र रहा है। इनमें से कुछ भाषाएं देशव्यापी स्तर पर बोली जाती हैं और कुछ का स्वरूप स्थानीय है। अब बिहार में कई बोलियां हैं, भाषाएं नहीं कहेंगे, बोलियां हैं। तो जो कुछ बोलियां जो हैं वो पूरे देश में बोली जाती हैं, कुछ यहीं बोली जाती हैं। जैसे हमारे प्रदेश का न केवल राष्ट्रीय भाषा बल्कि स्थानीय भाषा और बोलियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यकाल में बहुत से ईरानी यात्रियों ने इस क्षेत्र में रहने वाले विद्वानों एवं कवियों की चर्चा की है। बिहार के चंदेश्वर इस काल के प्रमुख टीकाकार थे, जिन्होंने सूफी संतों से प्रभावित होकर धर्म की व्याख्या की थी। तो चंदेश्वर, ठीक है, तो ये टीकाकार का मतलब है जो कमेंट्स लिखते थे, यानी ये कमेंट्री लिखते थे रिलीजन के ऊपर। कमेंट्स होता है ना, एक्सप्लेनेशन एक तरह से कहिए, जैसे है ना। देश के हिंदी भाषी राज्यों में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हिंदी की उत्पत्ति मगधी अपभ्रंश से हुई है। तो जो यहाँ अपभ्रंश बोला जाता था, मगधी कहते थे उसको, उसी से आगे चल के हिंदी, आज की जो हिंदी भाषा निकली है वो उसी से निकली है, मगधी से। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा मैथिली, मगही एवं भोजपुरी का उद्भव हुआ, जिसका उर्दू के विकास में भी योगदान रहा। तो यहाँ मैथिली चली, आप जानते हैं मिथिला क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है, भोजपुर में भोजपुरी, और मगध एरिया यानी ये पटना से साउथ जहानाबाद गया उस
ये मगध क्षेत्र में मगही बोली जाती है। इन सब भाषाओं का प्रभाव पड़ा उर्दू के विकास में, उर्दू में भी इन सब के शब्द हैं। बिहार की भाषाओं में मैथिली भाषा सबसे उन्नत एवं विकसित है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें मैथिली भाषा में हुआ, क्योंकि उस तरफ का क्षेत्र है, ब्राह्मणों का क्षेत्र है, तो वहाँ जो शिक्षा ज़्यादा है, तो उसमें लिखा गया ज़्यादा मैथिली भाषा में। यह तिरहुत क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल में बोली जाती है। ठीक है, दरभंगा क्षेत्र में इस भाषा के प्रयोग के लिए एक अलग लिपि का विकास किया गया जिसे मैथिली लिपि कहते हैं। तो उसका लिपि भी अपना एक अलग है। यद्यपि प्राचीन काल से ही मैथिली भाषा बोली जाती रही है, परंतु इसके वर्तमान स्वरूप का उदय 10वीं शताब्दी में हुआ। तो आज का जो रूप है मैथिली का, ये 10th सेंचुरी में इसका शुरुआत हुआ, लेकिन वो बहुत पहले से वहाँ बोली जाती रही मैथिली भाषा। विद्यापति मैथिली के एक प्रसिद्ध कवि थे, और मैथिली में जो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए विद्यापति, उन्होंने कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। अपनी कविता के द्वारा मध्यकालीन मिथिला के समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। उस समय जो मिथिला समाज में गलत बातें थी, उनका विरोध किया उन्होंने कविता से, विद्यापति ने। इसके अलावे विद्यापति ने धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रचनाएं भी लिखी जो जनमानस को गहराई तक प्रभावित करती है। तो विद्यापति की रचना जिसमें उन्होंने गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया है, बड़ सुख सार पाओल तु तियरे छोड़इत निकट नयन बहु नीर। तो ये ऐसा यहाँ लिखा है कि बड़ सुख सार पाओल तु तीरे, कि तुम्हारे तट पर आके, तुम्हारे किनारे, नदी के, उन्होंने गंगा नदी को कहा है कि तुम्हारे किनारे आके, तीर मतलब होता है किनारा, तीर जो है कहते हैं बैंक, तो तुम्हारे बैंक्स पर आके मुझे बहुत सुख पाया। और छोड़ित निकट नयन बहु, और जब छोड़ रहे हैं तुम, जब छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे नयन में बहुत नीर यानी जल यानी टीयर्स। तो माई आईज आर फुल ऑफ टीयर्स व्हेन आई एम गोइंग अवे। तो ये लिखे हैं कि जब तुम्हारे आए किनारे तो बहुत सुख पाए, और जब छोड़ के जा रहे हैं तो आंख में आंसू भरा हुआ है। इसी तरह प्राचीन काल से चली आ रही मगधी भाषा ने मगही का रूप धारण किया, और उसी के अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली भाषा बोलियों में भोजपुरी और बिहार के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो भोजपुरी जो है बिहार के पश्चिमी और उत्तर में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति लगभग 8वीं शताब्दी में हुई थी। यद्यपि भोजपुरी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है, इसका लिखित साहित्य कम उपलब्ध है, क्योंकि बोलचाल में ज़्यादा हो, इतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे कि उसमें बहुत लिखते उसमें, तो खाली बोलचाल में बोली के तौर पर विकसित हुआ था, इसलिए इसको भाषा कहना ठीक नहीं होगा। परंतु इसकी मौखिक परंपरा लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन इसमें माने लोकगीत और लोक कथाएँ जो है बहुत है, लोग सुनाते हैं, सुनते हैं। कबीर इस काल के प्रख्यात कवि थे। 8वीं जब कही जा रही है तो जिस समय के, उस समय कबीर जो है वो इस समय जो है काफ़ी फेमस थे, जिनके दोहे धर्म निरपेक्षता पर आधारित होते थे। तो वो जो है कि वो जो है धार्मिक इसके खिलाफ थे। वो कहते थे झूठा पाखंड करके क्या करना है। उन्होंने कहा है कि पाहन पूजीते हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। कहे कि ये पत्थर यानी मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया है कि अगर पत्थरों को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। और इन सबसे बढ़िया तो ये चक्की होती है कि जिस चक्की को इस्तेमाल करके सब दुनिया अपना पेट भर रही है। तो इस तरह उन्होंने धार्मिक आडंबर, धार्मिक जो है चोंचलापन यानी दिखावा और इन सब का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। खैर सबका अपना अपना है।
तो ये हो गया हमारा जो है भाषा और साहित्य के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर अब है चित्रकला। मध्यकाल से पहले भारत में चित्रकला को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। तो मध्यकाल से पहले क्या होता था कि जो भी चित्र बनते थे वो राजाओं के लिए बनते थे, राजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे। जैन, बौद्ध, राजपूत एवं अन्य हिंदू राजाओं ने प्राचीन भारत में चित्रकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7वीं 8वीं शताब्दी के चित्र समूचे भारत में लघु चित्रों से संबंध जोड़ते हैं। पहले क्या है, विशाल चित्र बनाए जाते थे जो धर्म से, जैसे गुफाओं पर, दीवारों पर, कहीं कहीं मंदिरों में ऐसे बनाए जाते थे, और ये इसका जो है राजा लोग उसको बनवाते थे, उसके लिए वो सपोर्ट करते थे। आगे चल के फिर जो है धीरे धीरे छोटे चित्रों का समय आ गया, जब लोग छोटे चित्र जो अपने अपने, कोई घर में बनवा रहा है, कहीं राजा के महल में है, कोई अधिकारी के घर में है, कहीं, मतलब अब छोटे और पर्सनल यूज के लिए चित्र बनाए जाने लग गए। तुर्की शासन काल में भी लघु चित्रकला शैली भारत में विभिन्न नामों से जीवित बनी रही। फिर आगे चल के जब तुर्क आए तो उस समय भी इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। तो ये जो है अलग अलग नामों से जो है इस समय भी डेवलप होती गई। उनमें प्रमुख थे जैन चित्रकारी और पश्चिमी भारतीय शैली। तो एक जैन स्टाइल था पेंटिंग का, और एक आगे चल के जो है वेस्टर्न इंडियन, पश्चिमी भारतीय शैली। समकालीन फारसी एवं हिंदी ग्रंथों में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भित्ति चित्रों, पांडुलिपि चित्रों और कपड़े पर बने चित्रों के प्रमाण भी मिले हैं। तो उस समय जो किताबें लिखी गई फारसी और हिंदी में, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के समय में भित्ति चित्रों, यानी अंदर घर में दीवारों पर जो है जो बनवाई जाती थी ऐसे चित्र, पांडुलिपि यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो किताबें कुछ लिखी जाती थी उस समय, उनमें भी चित्र बनाए जाते थे छोटे छोटे, और कपड़े पर जो है चित्र बनाए जाते थे, ऐसा उनमें लिखा गया है। सल्तनत कालीन चित्रों में आम जीवन के दृश्य, शिकार के दृश्य, लोक कथानकों के चित्र शामिल हैं। सल्तनत के समय क्या चित्र बनाए जाते थे, जो आम जीवन के दृश्य होते थे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो कुछ कर रही है काम, उसका चित्र बना, नहीं एक स्त्री नहीं, सॉरी, पुरुष है, वो कुछ कर रहा है, कपड़े शायद प्रेस कर रहा है या कुछ, तो उसका तस्वीर बना हुआ है प्रेस करते हुए। उसके बाद एक देख रहे हैं कि एक आदमी है जो कुछ बैठ के लिख रहा है हिसाब किताब, उसका बना हुआ है। फिर एक है महिला या पुरुष है शायद, वो कुछ, हाँ, लोहे का कुछ वो सुनार उनार का काम कर रहा है लगता है, फूकनी से फूक रहा है, आग में कुछ कर रहा है। और फिर एक और व्यक्ति है जो पैसे का हिसाब किताब कर रहा है। तो इस तरह के जो है एक आम जीवन से जुड़े हुए चित्र जो है इस समय जो है यूज बनाए जाते थे। शिकार के दृश्य, शिकार करते हुए होते थे, लोग अपनी बहादुरी दिखाना चाहते थे शिकार करते हुए, या और तरह के जो उस समय किस्से कहानियाँ जो पॉपुलर होते थे उनको जो है बनवाए जाते थे। इनमें सुनहरे रंगों का खुलकर प्रयोग किया गया है। तो ये गोल्डन कलर्स का यूज किया जाता था। मुगलों के पहले शयन कक्षों में भित्ति चित्रों के रूप में चित्रकारी बहुत लोकप्रिय थी। तो मुगलों के पहले यानी सल्तनत उससे पहले, तो जो ये लोग जो बेडरूम्स इनके होते थे उसमें दीवारों पर जो है वो जो है कुछ कुछ चित्र वगैरह बनवाते थे। ये बहुत पहले आम बात थी इस तरह का। लेकिन समय के थपेड़ों के कारण केवल नाम मात्र के चित्र ही शेष बचे। धीरे धीरे क्योंकि डैमेज हो जाता है, वॉल्स वगैरह बहुत समय तक तो रहता नहीं है, तो ये सब डैमेज हो गए धीरे धीरे। दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला के बिखरे और बचे खुचे अवशेष हमें चंपानेर एवं सरहिंद के मुगल पूर्व स्मारकों और सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूमा वाली मस्जिद से मिले हैं। क्योंकि देखिए दीवार पर बना हुआ कोई चीज़ रहेगा तो वो दीवार का जो सरफेस है धीरे धीरे वो अपने आप भी डैमेज हो जाता है, जो तो उसके कारण दीवार पर बनाए गए चित्रों का मिलना आज के डेट में कुछ बहुत रेयर मिले हैं, कुछ बचे हुए, जैसे चंपानेर और सरहिंद के जो हैं वहाँ कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, मेमोरियल्स बने हुए हैं,
और सीरी एवं बेगमपुर के बीच में एक मस्जिद है मखदूमा वाली मस्जिद, वहाँ कुछ जो है उस समय के पुराने चित्र भी आज भी बचे हुए, सोचिए इतने पुराने मस्जिद हैं और आज तक उनकी दीवार पर वो चित्र जो है बचे हुए हैं। भित्ति चित्रों के ये अवशेष फूल पत्तियों और वनस्पतियों के रूप है। तो ये जो है इनमें फूल पत्तियां और पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए थे जो आज भी मौजूद है। कुछ प्रांतीय शासकों ने भी चित्रकला को संरक्षण दिया। उस समय में बनाए गए चित्रों का उल्लेख विशेष रूप से जौनपुर और बंगाल में मिला है। तो जो अब प्रोविंशियल जो रूलर्स थे उन्होंने भी प्रमोट किया पेंटिंग्स को, और जौनपुर और बंगाल में काफ़ी प्रमोट किया। प्रांतीय चित्रकला में लघु चित्रों की प्रधानता थी, जिसमें लाल और कुछ चित्रों में नीली, हरी और पीली पृष्ठभूमि होती थी। तो जो प्रोविंशियल रूलर्स होते थे, नवाब हो गए या नीचे कहीं निज़ाम हुए, कहीं कुछ हुए, तो वो लोग भी जो है इस तरह का अपना कुछ पेंटिंग्स बनवाते थे। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली वह मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती है। मुगलों ने एक जो है स्टाइल डेवलप करवाया, जो मुगल पेंटिंग, जो इम्पोर्टेंट काफ़ी डेवलप हुआ। इसमें जो पहली महत्वपूर्ण कृति है दास्ताने अमीर हमज़ा या हमज़ा नामा, ठीक है। तो एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट पेंटिंग हुआ मुगलों के समय में, दास्ताने अमीर हमज़ा, यानी अमीर आप पढ़ चुके हैं। अमीर जो इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स होते थे, सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर आज के जिस तरह हैं, तो उनमें कोई हमज़ा नाम का एक अमीर होगा, उसकी कहानी को दिखाया गया है कि अमीर हमज़ा के साथ क्या हुआ। तो वो एक इस तरह का बनाया गया। यह एक दुर्लभ पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, मैन्युस्क्रिप्ट की तरह वो उपलब्ध। इसमें 1200 चित्र हैं। तो उसमें जो टोटल एक बुक है, बुक ऑफ पेंटिंग्स, जो पूरी कहानी जो है लाइफ की हमज़ा की, वो चित्रों के माध्यम से उसमें बनाई गई। टोटल 1200 चित्र हैं उस बुक में। सारे चित्र स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़े पर बने हुए हैं। तो ये सारे चित्र जो है वो कपड़े पर बनाए गए और उनको एक बुक की तरह कलेक्ट किया गया है। अकबर के शासनकाल में चित्रकला का जो विकास हुआ, उसमें अकबर की व्यक्तिगत रुचि का महत्वपूर्ण योगदान। अकबर को चित्रकला में काफ़ी रुचि था, इसके कारण तो उसके शासन में चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ। अकबर के समय चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। तो ये देखिए, ये सब जो है मुगल पेंटिंग के बारे में आपको डिटेल मिल रहा है। अगर क्वेश्चन आता है मुगल स्टाइल पर लिखने के लिए, तो ये सब बातें वहाँ आप बिल्कुल जैसे है वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी मेंस का एक ये है क्वेश्चन है कि मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के या मुगल इस पर लिखने के लिए आता है नोट्स, तो यहाँ आप ये पूरा लिख देंगे। तो उस समय चौड़े ब्रश की जगह गोल ब्रश और गहरे नीले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। उसके राज दरबार में जसवंत और दसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार, दो फेमस पेंटर थे अकबर के समय, जसवंत और दसावन, जिन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित करने का कार्य किया। तो जो फारसी में कहानियां थी उनको चित्र बना के इन्होंने जसवंत और दसावन ने बनाए। महाभारत एवं अकबरनामा जैसे ग्रंथों की चित्रकारी इन्हें ही सौंपा गया था। तो जो महाभारत लिखा गया फारसी में या अकबरनामा लिखा गया, उसके भी चित्र बनाने का काम इन्हीं लोग को दिया गया। इस काल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला पर दिखने लगा। अब जो है चूंकि यूरोपीय लोग आ रहे थे तो उनका भी प्रभाव इस स्टाइल पर पड़ने लगा। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के द्वारा अकबर के दरबार में पहुंचे। तो उस समय कुछ पोर्चुगीज पुर्तगाल के लोग आए थे जो अकबर के दरबार में, उन्होंने अपने चित्र दिखाए। इनमें से मुगलों ने 2 विशेषताओं को ग्रहण किया। तो मुगलों ने उससे जो है देख के उससे कुछ स्टाइल
अपनाया, अडॉप्ट किया अपना। पहला व्यक्ति विशेष के चित्र को बनाना, कि किसी जैसे पोर्चुगीज में था किसी व्यक्ति का चित्र, अब तक जो है यहाँ व्यक्ति का चित्र नहीं, तो यहाँ से उन्होंने किसी खास व्यक्ति, एक आदमी का चित्र बनाना, ऐसा इस चीज को अडॉप्ट किया। और दूसरा, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार प्रदान करना। तो उसमें ऐसे दिखाया जाता था कि जो नजदीक आगे की चीज है, जैसे कोई सीन को दिखा रहे हैं, तो उसमें जो बिल्कुल देखने वाले के नजदीक है उन चीजों को छोटा दिखाया जाता था, और जो दूर होती थी चीजें उनको बड़ा बनाया जाता था। तो ये तरीका था दिखाने का कि जैसे उससे आपको एक 3D इफेक्ट जैसा दिया जा सके। तो मुगल काल में शिकार के दृश्य, पशु पक्षी तथा फूलों के चित्र विशेष रूप से बनाए जाते थे। राजस्थानी चित्रकला शैली एवं पश्चिम भारत की चित्रकारी भी मुगलों की शैली से प्रभावित हुई। औरंगजेब के समय से चित्रकला का पतन आरंभ हो गया। अब क्यों हुआ? तो देखिए, मैंने बताया कि औरंगजेब जो था वो बहुत रिलीजियस और मतलब ऑर्थोडॉक्स था, बहुत कट्टर था। तो इस्लाम में थोड़ा चित्रों के बारे में खास करके मना ही किया गया है, क्योंकि मूर्ति पूजा और चित्र ये सब चीज़ों को मना है, और ये बहुत उस मामले में स्ट्रिक्ट था। तो इसने जो है इनको डिस्करेज करना शुरू कर दिया, चित्र बनाने और इन सब चीज़ों को। तो इसीलिए इस समय से फिर चित्रकला, पेंटिंग जो है ये सब कम होने लग गया धीरे धीरे। जब मुगल दरबार में इनको आश्रय नहीं मिला तो छोटे छोटे स्थानीय राजाओं और सामंतों ने इन्हें संरक्षण दिया, और इन क्षेत्रों में अलग तरह की चित्रकला शैली का विकास हुआ। तो अब एक तरह समझ लिए कि जो फेमस पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो देख लिए कि अब हम लोग को मुगल, तो औरंगजेब का शासन था तो वो हम लोग को बनवाएंगे नहीं कुछ, तो कहाँ वो काम करे। तो फिर वो लोग पहुँच गए, जो छोटे छोटे राजा थे, सामंत थे, उनके यहाँ पहुँच गए, और उनके लिए जो है वो चित्र वगैरह बनाने लग गए। तो इसलिए अब रीजनल्स अलग अलग स्टाइल डेवलप हो गए अलग अलग एरियाज में। इस अध्याय में पहाड़ी चित्रकला एवं पटना कलम के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो आगे चल के जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है स्टाइल्स डेवलप हुए, तो उसमें हम लोग दो यहाँ पहाड़ी चित्रकला और पटना में जो पटना कलम बिहार के क्षेत्र में मगध में डेवलप हुआ, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, पहाड़ी और पटना कलम हम लोग कल जो है उसको देख लेंगे। यहाँ तक देखिए बहुत ज़्यादा फैक्ट आया है, सबको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें पीटी में भी आता है और मेंस में भी लिखने को आपको नोट्स आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि मेंस के लिए इसमें तो जैसे यहाँ मुगल पेंटिंग जो है ये है, एक तो आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बिहार का लिटरेचर आ गया, ठीक है। इससे पहले तो वो सब जो है याद करना है सब। पीटी के लिए तो फिर पूरा है ही, तो इसको ध्यान से अपना पढ़ के याद कर लेंगे सब। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं।